हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वी की मुख्यतः दो गतियां हैं। पहली है पृथ्वी की घूर्णन गति रोटेशन और दूसरी है पृथ्वी की परिक्रमण गति रिवोल्यूशन। तो इन दोनों के बारे में ये क्या होती हैं और इनके क्या प्रभाव होते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी की घूर्णन गति की बात करते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। तो पृथ्वी का अपनी अक्ष के सहारे या अपनी अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाएगा, उसकी घूर्णन गति कहलाएगी। तो वैसे तो अक्ष है वो क्या होती है, वो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ फिर उसको रिपीट कर दें कि ये मान लो पृथ्वी है या ग्लोब आपने देखा है और इसमें दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये मान लो पृथ्वी का क्या है, जो केंद्र है वो है। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है वो इसका क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। तो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष के सहारे घूमती है और इसकी जो घूर्णन की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसकी जो घूर्णन की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो समय लगता है, जो अवधि होती है घूर्णन की, वो लगभग 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड, इतना वक्त एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को लगता है। और यही हमारे जो दिन की अवधि है वो होती है। तो ये जो घूर्णन गति है, ये पृथ्वी के या ग्लोब की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो घूर्णन गति होती है वो विषुवत रेखा पर होती है और जो सबसे कम घूर्णन गति होती है वो ध्रुवों पर होती है। और सबसे कम क्या, ध्रुवों पर लगभग शून्य होती है, ध्रुवों पर घूर्णन गति नगण्य होती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे कई चीज़ें हैं वो आगे चल के प्रभावित होंगी, जैसे कोरियोलिस बल वगैरह है, या हवाओं की दिशा, जिसे हवाओं की दिशा सागरीय धाराओं की दिशा वो निर्धारित होती हैं। वो सारी चीज़ें इसी से प्रभावित होती हैं कि विषुवत रेखा की तरफ अगर हम आएंगे तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो ज़्यादा होगी और ध्रुवों की ओर पृथ्वी की घूर्णन गति है वो कम होती चली जाएगी। तो ये घूर्णन गति क्या होती है, उसका जो सामान्य परिचय था वो। अब घूर्णन गति के क्या प्रभाव होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो घूर्णन गति का प्रभाव होता है वो होता है दिन और रात का होना। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो एक ही गति के परिणाम होते हैं और वो कौन सी होती है, घूर्णन गति। क्यों? क्योंकि ये सूरज है, इसके सामने वाला जो भाग होगा वहाँ पर क्या होगा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पर दिन होगा, जबकि ये जो पीछे वाला भाग है यहाँ पर क्या होगी, रात होगी। अब जैसे ही घूमकर ये पीछे वाला भाग सूर्य के सामने आएगा तो यहाँ पर दिन हो जाएगा और जो ये अब प्रकाशित भाग है ये इधर चला जाएगा तो इस पे रात हो जाएगी। यानी कि जो दिन और रात होते हैं पृथ्वी पे, वो दिन और रात किसके कारण होते हैं, घूर्णन गति के कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव होता है घूर्णन गति का वो है दिन और रात का होना। फिर दो स्थानों के समय में अंतर होना। जैसे अगर हम बात करें और भारत की ही अगर बात करें तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण जो खगोलीय पिंड हैं वो उदय होंगे वो पूर्व की ओर होंगे और वो अस्त होंगे वो कहाँ होंगे, पश्चिम की ओर होंगे। इसी कारण जो पूर्वी भाग हैं किसी भी प्रदेश के या किसी भी महाद्वीप के, उन पूर्वी भागों पर सूर्योदय होता है वो क्या होता है, जल्दी हो जाता है और वहाँ पर सूर्यास्त भी क्या होता है, जल्दी हो जाता है उसके बाकी के पार्ट के अलावा। जैसे भारत की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर सूर्योदय है वो सबसे पहले हो जाता है, जबकि गुजरात राजस्थान वाला जो इलाका है वहाँ पर सूर्योदय है वो बाद में होता है। तो इस कारण भी यहाँ पर समय में अंतर है वो हो जाता है। इसके अलावा कोरियोलिस बल है, वो आपको जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तब भी डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही कोरियोलिस बल है वो
उत्पन्न होता है और ये कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी पर कोई भी गतिमान वस्तु होती है उसके सीधे मार्ग को विक्षेपित कर देता है, यानी कि उसमें विचलन पैदा कर देता है। तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही उत्पन्न होता है। और फिर अगला जो प्रभाव है वो है पृथ्वी की जियोडाकृति। हम जानते हैं कि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो हमारी नारंगी या संतरा या किन्नू हम देखते हैं लगभग वैसी सी आकृति है, यानी कि विषुवत रेखा पर इसमें क्या है, थोड़ा सा उभार है, जबकि जो ध्रुव हैं वहाँ पर ये हल्की सी चपटी है। हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ध्रुवों की ओर चपटी है और विषुवत रेखा पर इसमें उभार है। तो ऐसी आकृति को हम जियोड आकृति कहते हैं। और वो आकृति है उसके बनने में कहीं ना कहीं पृथ्वी की घूर्णन गति का योगदान है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घूर्णन गति है वो विषुवत रेखा पर होगी, और जहाँ पर जो घूर्णन गति ज़्यादा होती है वहाँ पर पदार्थों में फैलाव की जो प्रवृत्ति है वो भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर अपने आप एक उभार बन जाता है विषुवत रेखा के ऊपर। जबकि ध्रुवों पर घूर्णन गति है नहीं, तो वहाँ पर वो उभार नहीं हो पाएगा और वहाँ पर हल्की सी पृथ्वी क्या हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। तो ये जो पृथ्वी की जियोड आकृति है वो भी घूर्णन गति का क्या है, प्रभाव है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रदीप्त वक्र या प्रदीप्त वर्त या फिर प्रकाश वर्त भी इसे कहते हैं, वो भी एक तरह से घूर्णन गति के कारण ही होता है। यहाँ पर ये समझ सकते हैं हम कि ये जो रेखा है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला इधर वाला जो पार्ट है उस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा इसमें तो इस समय दिन होगा और इधर वाले भाग में क्या होगी, रात होगी। और ये जो रेखा है यानी कि ये रेखा ये इस दिन और रात को बांटेगी, तो ये पूरे ग्लोब को घेरेगी, तो ये एक वर्त बना लेगी और यही वर्त क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वर्त कहलाएगा। तो जो दिन और रात को बांटने वाला ग्लोब पर जो वर्त है वो क्या कहलाएगा, प्रकाश वर्त या प्रदीप्त वर्त वो कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति की। तो परिक्रमण गति क्या होती है, परिक्रमण गति होती है कि पृथ्वी का अपने जो तारा है उसका, या हम कह सकते हैं जो सूर्य है उसके चारों ओर जो परिक्रमण करती है वो उसकी परिक्रमण गति कहलाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पृथ्वी है वो इस दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। हम साल के विभिन्न समय में इसकी स्थिति में अंतर देख सकते हैं। ये 22 दिसंबर की स्थिति है, ये 21 मार्च की, ये 21 जून की, ये 23 सितंबर की। यानी कि साल भर पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाना ये पृथ्वी का क्या कहलाता है, इसकी परिक्रमण गति कहलाती है। अब ये जो परिक्रमण गति है वो जो पृथ्वी है वो बिल्कुल गोलाकार मार्ग या बिल्कुल वर्ताकार मार्ग पर ना करके एक दीर्घ वर्ताकार मार्ग पर करती है। हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वर्ताकार यानी कि ऐसा मार्ग तो नहीं है, ये क्या है, दीर्घ वर्ताकार या अंडाकार भी हम इसे कह सकते हैं। ये एक दीर्घ वर्ताकार मार्ग है। इस दीर्घ वर्ताकार मार्ग पर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमण करती है। और इस दीर्घ वर्ताकार जो कक्षा है इसकी, यानी कि जिस मार्ग पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी वो इसका क्या कहलाएगी, वो इसकी क्या कहलाएगी, कक्षा, इसकी ऑर्बिट कहलाएगी। तो इसकी जो दीर्घ वर्ताकार इसका ऑर्बिट है इसके कारण पृथ्वी साल के किसी स्पेशल दिन सूर्य के एकदम नज़दीक होती है और किसी दिन ये सूर्य के एकदम दूरस्थ होती है। तो जब नज़दीक होती है वो दिन क्या कहलाता है, उपसौर कहलाता है, और सबसे दूर होती है वो दिन क्या कहलाता है, उपसौर कहलाता है। तो उपसौर जो अपसौर कहलाता है, सबसे दूर अपसौर, सबसे नज़दीक उपसौर। तो ये होता है 3 जनवरी को और ये होता है 4 जुलाई को। तो ये अपसौर उपसौर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तिथि को होते हैं और क्या होते हैं। 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो वो अपसौर होता है। 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो वो उपसौर होता है। और ये नज़दीक और दूर क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा में
परिक्रमण करती है। ठीक है, तो ये एक तरह से परिक्रमण का प्रभाव ही था। परिक्रमण के अन्य प्रभावों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो प्रभाव है वो है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का होना। अब जो ऋतुएं हैं वो हालांकि दो कारणों का एक तरह से प्रभाव है। पहला तो परिक्रमण गति हो गया और दूसरा है पृथ्वी की अक्ष पर पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है उसका परिणाम, यानी कि दो कारणों का परिणाम है पृथ्वी पर ऋतुएं होना और पृथ्वी पर दिन रात के समय में अंतर होना। ये दोनों प्रभावों के कारण होती है, एक तो परिक्रमण गति के कारण, एक पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण। अब ये कैसे, ये हम आगे बात करेंगे। इस चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ आप देखोगे कि ये इसका क्या है, लगभग अक्ष क्या है पृथ्वी का, ये है। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि साल भर पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो समान रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ये एक तथ्य है। दूसरा हम देखते हैं कि कितना ये अक्षीय झुकाव है। तो ये जो भाग है, ये क्या होगा, पृथ्वी का कक्षीय तल होगा और ये कक्षीय तल पर क्या होगा, लंब हो गया और पृथ्वी लगभग इतनी झुकी हुई है। तो ये कोण की अगर हम बात करें तो ये लगभग कितना है, 66.5 डिग्री का कोण है। तो पृथ्वी अपने कक्षीय तल के लंब से लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है या कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। हालांकि जब इसके अक्षीय झुकाव की बात की जाती है तो हम नॉर्मली कितना मानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमें यही याद रखना है कि पृथ्वी बिल्कुल सीधी ना होकर कितनी झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और झुके हुए होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। उसका एक जो कारण है वो तो परिक्रमण होता है और दूसरा कारण क्या होता है, उसका अक्षीय झुकाव। अब अक्षीय झुकाव क्यों कारण बनता है, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है, विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा हो जाएगी, ये करक और मकर रेखा है। और अब हम देखते हैं कि जो 22 दिसंबर है, उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर में सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ है, या दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जबकि 21 मार्च को और 23 सितंबर को विषुवत रेखा के लगभग लंबवत क्या होता है, सूर्य होता है। जबकि 21 जून की अगर हम बात करें तो जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की ओर क्या है, झुका हुआ है। अगर हम कल्पना करें कि पृथ्वी में अक्षीय झुकाव ना होता है, यानी कि पृथ्वी लगभग सीधी होती, तो क्या ये जो गोलार्ध हैं वो टाइम पर एक दूसरे ये सूर्य की तरफ झुकाव रखते, नहीं रखते, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर तब क्या होता, लंबवत होता। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के झुकाव के कारण, अक्षीय झुकाव के कारण 22 दिसंबर को क्या, दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की ओर है, जबकि 21 जून को क्या है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर है। और यही कारण है कि पृथ्वी पर जो ऋतुएं हैं या जो उसके दिन रात के समय में अंतर है वो होता जाता है। अब इसको डिटेल से हम देखें तो हम यहाँ बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पर दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, जबकि उत्तरी गोलार्ध पर दिन क्या होंगे, छोटे होंगे। ये सूर्य के सामने है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी, तो यहाँ पर ऑब्वियस है गर्मी ज़्यादा होगी, जबकि जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर क्या होगी, ठंड होगी। अब बात करते हैं 21 मार्च की। तो 21 मार्च पर विषुवत रेखा पर लंबवत होता है सूर्य, और विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में समान मात्रा में क्या मिलेगा, सूर्यताप मिलेगा। और समान मात्रा में सूर्यताप मिलने के कारण लगभग बराबर दिन होंगे और बराबर वहाँ पर सर्दी गर्मी होगी, यानी कि वहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो ताप कटिबंध है वो लगभग विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग हो जाएंगे।
जबकि बात करें 21 जून की, तो 21 जून को क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुकाव रखता है, और उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकाव रखेगा तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान भी ज़्यादा प्राप्त होगा, और दूसरा दिन की अवधि भी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ दिन बड़े होंगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होंगे, छोटे होंगे। जबकि जो 23 सितंबर को है तब वापस सूर्य क्या हो जाता है, विषुवत रेखा के लंबवत हो जाता है। तो 21 मार्च को जो स्थिति है लगभग वैसी स्थिति वापस यहाँ पर बन जाती है। अब इन स्थितियों को हम देखें तो ऋतुएं यहाँ पर क्या हो जाएगी, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, और ये एक तरह से क्या है, विषुव है, ठीक है। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे। तो ये जो दिन और रात का बड़ा या छोटा होना प्लस ऋतुएं होना, ये दोनों दो कारणों के परिणाम हैं। और दो कारण कौन कौन से हैं, एक तो परिक्रमण गति और दूसरा पृथ्वी के अक्ष में झुकाव। अगर पृथ्वी के अक्ष में झुकाव नहीं होता तो परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं भी नहीं होती और ना ही दिन रात के समय में अंतर होता। अगर पृथ्वी के अक्ष में झुकाव होता लेकिन परिक्रमण गति नहीं होती तो भी केवल पृथ्वी पर दिन रात होते, वहाँ पर ऋतुएं और दिन रात के समय में अंतर नहीं होता। तो इन दोनों कारणों का सम्मिलित प्रभाव क्या है, ऋतुएं और दिन रात के समय में अंतर। अब अगला है इसका प्रभाव ताप कटिबंधों का निर्माण। तो हम जानते हैं कि जो सूर्य ताप का वितरण है वो अक्षांशों से प्रभावित होता है, और जो परिक्रमण गति है उसके कारण वहाँ पर जो ताप कटिबंध है उनमें थोड़ा सा फेरबदल होता रहता है, क्योंकि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है तो जो ताप कटिबंध है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसक जाते हैं, जबकि अगर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ लंबवत है तो वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खिसक जाते हैं। अब एक इसमें लास्ट पॉइंट आता है विषुव और अयनांत। विषुव क्या होते हैं, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो वो क्या कहलाते हैं, विषुव कहलाते हैं, और वैसी स्थिति होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। जबकि वैसी स्थिति जब सूर्य या तो कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर लंबवत हो, यानी कि या तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ हो या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ हो, तो वो क्या कहलाते हैं, अयनांत कहलाते हैं। और अयनांत एक तो 22 दिसंबर को होता है, एक 21 जून को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 21 जून को अयनांत होता है, उस 21 जून वाले अयनांत को उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं उष्ण अयनांत। और जो 22 दिसंबर को अयनांत होता है उसे क्या कहते हैं, शीत अयनांत। तो ये आपकी पृथ्वी की गतियाँ और उनके प्रभाव थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार इसे देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी क्लाइमेटोलॉजी जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही पार्ट आपका आएगा। तो ये यहाँ कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में कह सकते हो, वापस आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे।